हेलो एवरीवन, आज डेट है 22 जनवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि टोंगा आइलैंड कंट्री प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसको जाकर के आपको सबसे पहले मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सोन रिवर से रिलेटेड, तो सोन रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें तो सोन रिवर एज ए गंगा ट्रिब्यूटरी के रूप में फ्लो होती है। सोन रिवर का ओरिजिन अमरकंटक हिल, जो मध्य प्रदेश जो हमारा स्टेट है वहाँ पर सिचुएटेड है, वहाँ से सोन रिवर का ओरिजिन होता है। अमरकंटक हिल के एक तरफ से सोन रिवर का ओरिजिन होता है और दूसरी तरफ से यहाँ पर नर्मदा रिवर का ओरिजिन होता है। नर्मदा रिवर हमारे इंडिया की जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उसमें एक इम्पोर्टेंट रिवर है। सोन रिवर जो है वो गंगा के साउथ साइड से गंगा में मर्ज होती है एज ए ट्रिब्यूटरी। तो गंगा के जो साउथ साइड से ट्रिब्यूटरी के नेम देखें तो सबसे लार्जेस्ट है यमुना ट्रिब्यूटरी और उसके बाद में सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर। तो ये सोन रिवर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने व्यू किया। देखो, जब भी किसी आप रिवर को व्यू करो तो उससे रिलेटेड उसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको पता होना चाहिए। कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और कौन सी किस क्रम में, किस ऑर्डर में जाकर के उस मेन रिवर में मर्ज होती हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो द हिंदू के फ्रंट पेज पर सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अमर जवान ज्योति, जिसको इनॉग्रेशन किया गया था 1971 में, जब बांग्लादेश को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री को एस्टेब्लिश करने में इंडिया ने हेल्प की थी। उसके बाद में अमर जवान ज्योति का इनॉग्रेशन किया गया था और अब इस अमर जवान ज्योति की जो फ्लेम है उसको नेशनल वॉर मेमोरियल में मर्ज कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि जो नेशनल वॉर मेमोरियल हमने 2019 में जिसका इनॉग्रेशन किया उसमें उन सारे सोल्जर्स की जिन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए अपनी जान गंवाई है, उन सभी के नाम यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। अमर जवान ज्योति के ऊपर यहाँ पर एक फ्लेम जलती रहती थी, लेकिन जो भी सोल्जर्स हमारी कंट्री के लिए शहीद हुए उनके किसी के भी नाम यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं थे। इसीलिए ही इस फ्लेम को यहाँ से ट्रांसफर किया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल की फ्लेम में। यहाँ पर बोला गया है कि सुभाष चंद्र बोस के यहाँ उनका एक स्टेचू इस एरिया में बनाया जाएगा। ओके, अभी हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस साल जो हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है जो 24 जनवरी से स्टार्ट होने वाला था, अब उसको 23 जनवरी से स्टार्ट किया जाएगा। और 23 जनवरी को जो सुभाष चंद्र बोस है उनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है और इसके अलावा ये भी डिसाइड किया गया कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाएगा। नेशनल वॉर मेमोरियल एक इंपॉर्टेंट टर्म है। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम व्यू कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल जो है न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। इस वॉर मेमोरियल को इंडिया गेट के पास में इसको इनॉग्रेशन इसका किया गया था और यहाँ पर वो सारे हमारे सोल्जर्स जिन्होंने हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में, जैसे कि 1947 में, 1965 में और 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुई, 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई। इसके अलावा इंडिया की जो पीस कीपिंग फोर्स हैं जिन्होंने श्रीलंका में, कारगिल में 1999 में जो वॉर हुआ उसमें ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया और इस सब में जो भी हमारे सोल्जर शहीद हुए उन सभी का नाम इस नेशनल वॉर मेमोरियल में राइट डाउन किया गया है। और यहाँ पर जो अमर जवान ज्योति की फ्लेम है उसको नेशनल वॉर मेमोरियल की जो फ्लेम है उसमें मर्ज कर दिया गया है। ओके, सबसे पहले इस नेशनल वॉर मेमोरियल का जो प्रपोजल है वो 1960s में लाया गया था, लेकिन उसके बाद में कोशिश की गई और 2019 में इसका इनॉग्रेशन किया गया। इस मैप के थ्रू, इस पिक्चर के थ्रू, इमेज के थ्रू आप नेशनल वॉर मेमोरियल को व्यू कर सकते हो। इम्पोर्टेंट है, आपको ज़रूर यहाँ पर विजिट करना चाहिए। एक तरीके से हमारी कंट्री के लिए जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि वो सारे पर्सन जिन्होंने हमारी कंट्री को सेव करने में अपनी जान गंवाई है उन सब के नाम जब आप देखते हो ना तो एक लगता है कि हमारी कंट्री के लिए वो सुपर हीरो हैं जिनके वजह से आज हम एग्जिस्ट करते हैं और हम एक तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से अपने लाइफ को सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो जब भी आप दिल्ली विजिट करो आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो जगह है वो ये है और आपको यहाँ पर ज़रूर विजिट करना चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो आर्टिकल है हमारे
जो मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी, उन्होंने ये बोला कि हम हमारे जो एसेट है उसको मोनेटाइजेशन करने का प्रोसीजर लेकर के आ रहे हैं। सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की हेल्प लेकर के हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो भी एसेट्स हैं उनका मोनेटाइजेशन किया जाए, ओके, ताकि जो कॉमन मैन है वो अपनी मनी को हमारे साथ में इन्वेस्ट कर सके। हम जो भी प्रोजेक्ट लेकर के आए उसमें कॉमन मैन जो है वो अपनी मनी को इन्वेस्ट कर सके और उसमें जो गवर्नमेंट है उनको 7.5 से 8% तक का रिटर्न इंटरेस्ट रेट के साथ में उनको पे भी करे। इससे क्या होगा, हमें प्रोजेक्ट के लिए, अभी क्या होता है कि हमारे जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उनमें फॉरेन इन्वेस्टर हमारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, ओके। अब इसमें क्या हो सकता है कि हमारी कंट्री का जो मनी है उसी का हम यूज़ करके यहाँ पर जो हमारे प्रोजेक्ट है उनको एक तरीके से डेवलप कर सकते हैं और जो हमारे कॉमन मैन है उनको भी हम इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब डबल फ़ायदा है, कंपनी का जो इंडिया का जो धन है, जो वेल्थ है वो इंडिया में इन्वेस्ट हो और इसके अलावा जो हमारे पॉपुलेशन है उसको इसका बेनिफिट भी हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यूट्यूब पर 35 ऐसे चैनल हैं जो पाक बेस्ड चैनल हैं और इन चैनल्स के थ्रू 2 वेबसाइट, 2 ट्विटर हैंडल्स अकाउंट्स, इसके अलावा 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स, 1 फेसबुक अकाउंट, इनको पाकिस्तान से ये ऑपरेट हो रहे थे और इसमें एंटी इंडिया डिसइंफॉर्मेशन इसमें स्प्रेड की जा रही थी। तो इसको लेकर के जो हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी है अपूर्वा चंद्रा, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि ये जो भी इस तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इस तरीके के चैनल चलाए जा रहे थे उन सभी को बैन किया जाएगा। अब देखो 2021 में हम एक लॉ लेकर के आए थे, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, इसमें बोला गया था कि सोशल मीडिया मतलब जो इंटरमीडियरीज है उनके थ्रू अगर इस तरीके की डिसइंफॉर्मेशन या हेट स्पीच स्प्रेड किए जाते हैं तो उन सारे चैनल्स को, उन सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन किया जाएगा। और इसी को फॉलो करते हुए ये जो डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की हमारी कंट्री के खिलाफ कोशिश की जा रही है, इसी के बेसिस पर ये जो चैनल है इनको लेकर के यूट्यूब को मतलब बताया गया है कि ये सारे जो चैनल है वो हमारी कंट्री की जो सिक्योरिटी है, जो हमारे यहाँ पर पीस है, स्टेबिलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको मेंटेन करने में ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके अलावा एक तरीके से बिल्कुल डोरमेंट स्टेज में जो हमारी पॉपुलेशन है उनमें कुछ ऐसे स्पीच, कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ ऐसे स्टेटमेंट पास करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो उसी के बेसिस पर इनको बैन कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें एक स्टडी हुई है और इसमें बोला गया है कि 2021 में $24.1 बिलियन के स्टार्टअप जो हैं वो रेज हुए हैं। प्री कोविड लेवल से, मतलब प्री कोविड लेवल से अगर हम कंपैरिजन करें तो लगभग दुगना यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है। ये स्टडी करवाई गई है नेस्कॉम एंड जिनोव के द्वारा। इस स्टडी के अकॉर्डिंग हम बोले तो इंडिया में जो स्टार्टअप, इंडियन टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम ईयर ऑफ द टाइटन्स, मोर देन 2250 स्टार्टअप वर एडेड इन 2021 और 600 मोर देन व्हाट वाज एडेड इन द प्रीवियस ईयर। मतलब पहले के सालों में जितने रजिस्टर्ड हुए थे उससे ज़्यादा, 600 गुना ज़्यादा आप मान सकते हो, 600 ज़्यादा मोर स्टार्टअप जो है वो इंडिया में रजिस्टर्ड हुए हैं। इसको लेकर के अभी हमने देखा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच दिया तब भी उन्होंने बोला कि ये परफेक्ट टाइम है इंडिया में इन्वेस्ट करने का। इसके अलावा हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्टार्टअप जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, तो उनमें इन्वेस्ट, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनमें किया जाता है तो वो बेहतरीन रिजल्ट आने वाले टाइम में देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर दिल्ली में कोविड की गाइडलाइंस को लेकर के बताया गया है कि जो प्राइवेट ऑफिसेज है वो 50% स्टाफ के साथ में रेगुलर कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने जो वीकेंड कर्फ्यू है उसको हटाने की बात कर रहे थे। इसके अलावा जो दिल्ली सरकार है वो ये भी बोल रही थी कि जो मार्केट है उसको ओड एंड इवन बेसिस पर हम खोल सकते हैं। ओड एंड इवन बेसिस पर मतलब एक दिन जो शॉप है वो ओड नंबर की खुले और एक दिन जो शॉप है वो इवन नंबर की खुले। जैसे कि पहले ट्रैफिक रूल्स में भी इस तरीके की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया गया था कुछ समय पहले, ताकि जो पोल्यूशन लेवल है उसको कर्ब किया जा सके दिल्ली में। लेकिन जो वहाँ के एलजी हैं उन्होंने ये जो 2 लास्ट की जो गाइडलाइंस है कि ओड इवन बेसिस पर मार्केट को खोला जाए और वीकेंड जो कर्फ्यू है उसको हटाया जाए, इनके लिए अप्रूवल नहीं दिया है। वहाँ के एलजी कौन है? अनिल बैजल। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 5 पर। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है सबसे पहले
तो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जो स्टेट है वो दोनों मिलकर के एक प्रोसीजर ला रहे हैं कि जो सरस्वती रिवर है उसको रिवाइव किया जाए। सरस्वती रिवर आपको पता है कि हमारे प्रेजेंट टाइम में पहले फ्लो होती थी, लेकिन इसमें अब प्रेजेंट टाइम में वाटर की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से एक तरीके से विलुप्त हो चुकी है ये सरस्वती रिवर। तो यहाँ पर दोनों जो स्टेट है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर एक डैम बनाएंगे, उस डैम के थ्रू यहाँ पर जो भी इसका वाटर है उसको स्टोर किया जाएगा और उसके बाद में फिर रेगुलर बेसिस पर उसको यहाँ पर रिलीज किया जाएगा, जिसकी वजह से जो सरस्वती रिवर है उसमें हमेशा वाटर की अवेलेबिलिटी रह सके। ये जो सरस्वती रिवर है इसके बारे में अगर हम कुछ बेसिक फैक्ट्स को व्यू करें तो यहाँ पर आज देखिए, देखो इस सरस्वती रिवर का हिस्टोरिकल एविडेंस है। ऐसा बोला जाता है कि जो हमारी मेन ऋग्वेदिक रिवर्स है उनमें भी इस सरस्वती रिवर का नाम बताया गया है। इसमें ये जो सरस्वती रिवर है प्रेजेंट टाइम में इसमें वाटर की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से एक विलुप्त अवस्था में आ चुकी है, विलुप्त स्टेज में आ चुकी है। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी उस टाइम ये सरस्वती रिवर अच्छे से फ्लो होती थी और उसी टाइम बहुत सारी यहाँ पर भी साइट्स डेवलप हुई थी। इसीलिए आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद में हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की ज़्यादातर साइट्स जो हैं वो पाकिस्तान में चली जाती हैं, क्योंकि इंडिया का बाइफर्केशन होता है और इसमें जो पाकिस्तान एक नया कंट्री एग्जिस्टेंस में आता है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ज़्यादातर पार्ट वहाँ पर चला जाता है। तो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आफ्टर 1947 जो सरस्वती रिवर है उसके बैंक के ऊपर बहुत सारी इस तरीके की साइट्स को खोजा और उसी के बेसिस पर यह पता चला कि हाँ हमारे इंडिया में भी इस तरीके की साइट्स हैं और यहाँ पर जो सरस्वती रिवर है उस सरस्वती रिवर के बैंक के ऊपर भी बहुत सारी साइट डेवलप हुई थी। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन या फिर इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। ये देखो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं कि मोहनजोदारो आपको पता है लार्जेस्ट साइट, हड़प्पा साइट जिसका सबसे पहले एक्सकवेशन किया गया था, यहाँ पर राखीगढ़ी जो हमारे इंडिया की लार्जेस्ट साइट के रूप में सिचुएटेड है, कालीबंगा जो साइट है ये हमारे जो राजस्थान स्टेट है वहाँ पर सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो आर्टिकल है पेज नंबर 5 पर ही कर्नाटका में 2 टाइगर रिजर्व यहाँ पर बांदीपुर और नागरहोल वहाँ पर एक्सरसाइज करवाई जा रही है टाइगर की जो सेंसस है उसको कंडक्ट करवाने की। ओके, इसको लेकर के ये बताया गया है कि देखो हर 4 साल में ये जो टाइगर सेंसस है उसको कंडक्ट करवाया जा रहा है और ये 5th नंबर की टाइगर सेंसस है। 2006 में, 2010 में, 2014 में, 2018 में बांदीपुर और नागरहोल जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर ये जो सारा एस्टिमेशन है वो किया जाएगा। अब किस तरीके से किस बेसिस पर किया जाएगा, तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें एम स्ट्राइप्स जो ऐप है उसका यूज किया जाएगा, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ओके, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, इसको लेकर के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि एम स्ट्राइप्स जो प्रेजेंट टाइम में न्यूज़ में रहा, काफ़ी बार हमने इसको न्यूज़पेपर्स में देखा, तो ये टर्म किससे रिलेटेड है। ओके, अब इसमें क्या किया जाएगा कि देखो ये जो भी टेक्निक है इसका यूज़ किया जाता है जो भी हमारे मेगा हर्बीवर्स हैं जिसमें एलिफेंट हो गया, गोर हो गया, इन सभी की भी जब भी हम इनकी पॉपुलेशन कंडक्ट करवाते हैं तो इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। ऐप का यूज़ करने का कारण ये है कि देखो ये जो ऐप है द डाटा इज़ नॉट ओनली डिजिटलाइज बट इज़ अपलोडेड ऑन ए रियल टाइम बेसिस एंड इट्स रोबस्ट। मतलब एक तो आप जो मैनुअल वर्क होता है उसमें आपने डाटा लिए कब जा कर के अपलोड हुए, इसमें जो भी डाटा है वो बिल्कुल टाइम बेसिस पर अपलोड होते रहते हैं। जो भी ट्रेनिंग करवाई गई है इसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इसके अलावा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उन दोनों ने मिल करके ये सारी ट्रेनिंग अवेल करवाई और जो भी ऑफिसर्स यहाँ पर काम में लगेंगे उन सब के लिए उनको जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं नागरहोल और बांदीपुर की यहाँ पर बात हुई है तो कर्नाटका के ये नेशनल पार्क है। यहाँ पर कर्नाटका वाला वो एरिया जहाँ पर वो केरला के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है वहाँ पर बांदीपुर नेशनल पार्क सिचुएटेड है और नागरहोल नेशनल पार्क सिचुएटेड है। अब यहाँ पर बात की गई है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की और टाइगर, यहाँ देखिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की। इन दोनों से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम व्यू कर लेते हैं। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर आता है।
इसको डेवलप ही 1982 में किया गया था और देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है, जो हमारे उत्तराखंड की विंटर कैपिटल के रूप में और मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ उत्तराखंड के रूप में सिचुएटेड है। इसका मेन विजन ये है कि वाइल्ड लाइफ रिसर्च और मैनेजमेंट को लेकर के एक एडवाइजरी, एक एकेडमिक कोर्सेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर करने का काम करता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके अलावा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। देखो, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ो वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। प्रीलिम्स में आपको जैसे इस तरीके से पूछ लेंगे कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं और कौन कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं। इसमें आपको एक स्टेटमेंट ये भी दिया जाएगा कि ये कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। इसके अलावा ये बोल दिया जाएगा कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये सारी जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर होना चाहिए। 2005 में इसको बनाया गया था। टाइगर टास्क फोर्स की जो रिकमेंडेशन थी उसी के बेसिस पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके प्रोविजंस को इनेबल करने के लिए इसको कंस्टिट्यूट किया गया था और 2006 में इसमें अमेंड किया गया था। ओके 2006 में जब इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंड किया गया तो इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 6 पर, एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, उसमें ये बताया गया है कि अभी ऑल इंडिया सर्विस को लेकर के जो डेपुटेशन प्रोसीजर है उसमें हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ चेंज करने की कोशिश की है। अभी जो बजट सेशन आएगा उसमें हो सकता है कि ये जो भी चेंजेस किए जाएं उन सभी को रख करके पास करवाने की कोशिश की जाए। 1954 में जो हमारी आईएएस कैडर रूल्स बने उसमें एक चीज़ इंसर्ट की गई 1969 में, ये डेपुटेशन वाला पार्ट। इसमें बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी ऑफिसर्स की ज़रूरत हो, हमें पता है ऑल इंडिया सर्विसेज के थ्रू जो उनको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन बाद में उनको कैडर बेसिस पर जो स्टेट हैं वो अलाउ किया उनको कैडर बेस पर मान लो किसी को राजस्थान वाला कैडर बेस मिला, अभी तो प्रेजेंट टाइम में 5 कैडर में बांट दिया गया है, कुछ स्टेट्स का ग्रुप बना दिया गया है। ओके, ऑल इंडिया सर्विस में आईएएस, आईपीएस एंड आईएफओएस सर्विस के लिए। अब उसमें क्या होता है कि जब भी सेंटर को ज़रूरत होती है तो सेंटर हर साल क्या होता है कि स्टेट से अपने नाम रिकमेंडेड किए जाते हैं कि हाँ इन ऑफिसर्स को आप सेंट्रल डेपुटेशन पर बुला सकते हो। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के साथ में मिल करके डिस्कशन कर करके जो भी ऑफिसर्स हैं उनको सेंटर की डेपुटेशन पे बुलाती थी। लेकिन अभी जो स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें चेंज करने की कोशिश कर रही है। मतलब कि अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी ऑफिसर की ज़रूरत है तो विदाउट कंसल्टेशन भी वो यहाँ पर बुलाया जा सकता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कुछ कन्फ्लिक्ट होता है तो एक स्पेसिफाइड टाइम में जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको अपना जो भी रिजल्ट है, जो भी अपना डिस्कशन है, जो भी अपना आंसर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्पेसिफाइड टाइम में देना होगा। इससे जो स्टेट्स हैं वो इस चीज़ को गलत मान रहे हैं। उन्होंने बोला है कि जो फेडरलिज्म एक हमारा बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या होना चाहिए कि दोनों के बीच में डिस्कशन होना चाहिए और फिर रिजल्ट निकलना चाहिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपनी बात इस तरीके से रखी है कि देखो जो स्टेट्स हैं वो ऑफिसर्स को सेंटर में और डेपुटेशन को भेजने के लिए बहुत बार मना करते हैं। इसीलिए 2014 में जब 69% जो ऑफिसर्स सेंटर में आते थे डेपुटेशन पर, वो 2021 में जाकर के 30% ही हो गया है और बहुत सारा क्लैश देखने को मिलता है। हमने वेस्ट बंगाल वाले जो इशू है उसमें देखा था कि वहाँ पर जो ऑफिसर थे, जो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी थे, उसको बुलाया जा रहा था सेंट्रल डेपुटेशन में और जो वहाँ के सीएम है उन्होंने मना कर दिया था कि ये नहीं जाएंगे। ओके, तो इस तरीके के इशू देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से जो सेंटर हमारी ऑफिसेज है वहाँ पर ऑफिसर्स की कमी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो वर्क है वो इफेक्ट होता है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने आप को मोर पावरफुल बनाते हुए ये चेंजेस करने की कोशिश की है। लेकिन जो स्टेट है वो फेडरलिज्म वर्ड का यूज़ करते हुए इस चीज़ को डाइल्यूट करने की बात कर रहे हैं कि जो हमारा बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको आप डाइल्यूट कर दोगे अगर ये जो प्रोसीजर है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो
स्टेट की जो पावर है उनको आप स्नैच कर लोगे जब भी आपको मन होगा। स्पेसिफिक अगर हम देखें तो जब इलेक्शन का टाइम होगा, जब भी आपको लगेगा कि इन ऑफिसर्स को यहाँ पर बुलाया जाना चाहिए, तभी आप उनको बुला लोगे, और तब जब भी आपकी मर्जी होगी तभी आप उनको वापस स्टेट में सेंड कर दोगे। तो स्टेट की जो पावर है उसको अगर आप डाइल्यूट करने की कोशिश करोगे तो हमारे जो इम्पोर्टेंट 2 आर्म है, 2 पार्ट है हमारी बॉडी के, उनमें से एक पार्ट को आप काट रहे हो। और जब इस तरीके से आप वर्क करोगे तो जो बॉडी है वो अच्छे से वर्क करेगी ही नहीं। जब पहले उसके मान लो किसी बॉडी में 2 हैंड है, ओके, ह्यूमन बॉडी में 2 हैंड होते हैं, एक हाथ को आपने काट दिया तो ह्यूमन बॉडी जो है वो 1 हैंड काम करेगा, एक तो डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, दूसरा जो दूसरे हैंड का जो काम है वो उसी हैंड से जब होने लगेगा तो दूसरे हैंड की जो वैल्यू है वो डाइल्यूट होगी, ओके। और फेडरलिज्म में तो हमने देखा है कि जो स्टेट्स जो है वो इक्वल है, क्योंकि दोनों के जो दोनों सेंटर और स्टेट जो हैं वो सेंटर जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे अपने पावर गेन करते हैं। और शेड्यूल 7 जो है उसमें क्लियरली दोनों की जो पावर्स है उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, लॉ मेकिंग पावर, लॉ इम्प्लीमेंटिंग पावर को बताया गया है। इसके बेसिस पर जो स्टेट्स की पावर है उसको सीखने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो आर्टिकल है नेक्स्ट हिमालय को लेकर के क्वेश्चन है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड में इलेक्शन होने वाले हैं। अलग अलग पार्टी अलग अलग वादे यहाँ पर कर रही है, लेकिन किसी भी पार्टी ने यहाँ पर जो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको किस तरीके से सिक्योर किया जाएगा। उत्तराखंड आपको पता है इको फ्रेजाइल एरिया है, किस तरीके से यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे उनमें किस तरीके से जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको सिक्योर करने की कोशिश की जाएगी, उन क्वेश्चंस को किसी भी पार्टी ने आंसर देने की कोशिश नहीं की है। यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो सभी जो बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट बना देंगे, ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ये रोड डेवलप कर देंगे, ये हमारे जो भी हेरिटेज साइट है उनको डेवलप कर देंगे, टूरिज्म को बढ़ा देंगे, आप लोगों को जॉब क्रिएट कर देंगे, लेकिन उसकी वजह से जो हमारा नेचुरल हेरिटेज जो खत्म होगा उसको लेकर के कोई भी आंसर देने की कोशिश नहीं की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के जर्मनी का जो इंक्लूजन देखने को मिल रहा है उसको लेकर के इंडिया जर्मन पार्टनरशिप को रिलेटेड ये आर्टिकल है। यहाँ पर जो जर्मन नेवी फ्रिगेट बेरन जो है वो इंडिया की लैंड पर मुंबई में लैंड हुए हैं 20 जनवरी 2022 को। इसमें इंडो पैसिफिक वाले रीजन में हम यहाँ पर फोकस करने की कोशिश करेंगे, ओके। जो जर्मनी है वो हमारे इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, जैसे महाराष्ट्र में जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है जर्मनी। इसके अलावा जो जर्मनी के ये जो भी ऑफिसर हैं वो यहाँ पर इंडिया की विजिट करेंगे। इंडो पैसिफिक वाले एरिया में बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उनकी विजिट यहाँ पर होगी। इसके बेसिस पर डिस्कशन होगा कि इंडो पैसिफिक वाला जो एरिया है वो फ्री एंड फेयर हो, ओके। हम तो चाहते ही हैं कि फ्री एंड फेयर हो, किसी भी कंट्री का यहाँ पर डोमिनेंस ना हो, और इसको लेकर के जर्मनी जो है वो इंडिया के साथ खड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा दे रखे हैं इंडो पैसिफिक वाले एरिया को लेकर के कि इंडो पैसिफिक जो है वो ग्लोबल पॉपुलेशन की 65% जो है वो इस एरिया में रहती है। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में जो 33 मेगा सिटीज़ हैं उसमें से 20 जो है इंडो पैसिफिक एरिया में है। पूरे वर्ल्ड का जो ग्लोबल जीडीपी है उसका 62% जो है वो इस रीजन में काउंट होता है, और वर्ल्ड की जो मर्चेंडाइज ट्रेड है उसका 46% जो है वो इंडो पैसिफिक एरिया से काउंट होता है, ओके। तो देखो जब भी इंडो पैसिफिक एरिया को लेकर के क्वेश्चन हो मेंस में तो आप इन डाटा के साथ में उनको शुरुआत कर सकते हो। इससे क्या होता है, फैक्चुअल बेस्ड जब आप स्टार्टिंग देते हो तो आपका जो आंसर है वो काफ़ी ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट होता है, ओके। तो इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है, ज़्यादा डाटा भी नहीं स्टोर करना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो ऑर्गेनाइजेशन जिससे इंडिया कनेक्टिविटी है इंडिया की, ओके। तो उन सारे डाटा को आप याद कर सकते हो ताकि आपके मेंस में जो आंसर्स हैं वो काफ़ी शानदार रहें। अब इस आर्टिकल में एक इम्पोर्टेंट बात ये बोली गई है कि देखो अभी 2022 में इंडिया जो है वो G20 कंट्री की जो प्रेसिडेंटशिप है वो इंडिया के पास आएगी, और जर्मनी के पास में प्रेसिडेंटशिप आएगी G7 कंट्रीज़ की। तो यहाँ पर दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिल करके ये जो इंडो पैसिफिक एरिया है उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि इंडो पैसिफिक एरिया जो है वो ओपन होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने फैक्ट्स देखे कि ट्रेड में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर इन सारे फैक्ट्स के ऊपर जर्मनी जो है वो इंडिया का साथ देता है तो बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं उनको हम सोल्व कर सकते हैं।
इसके अलावा जर्मनी के बारे में बात बताई गई है कि ये जो भी ऑफिसर इंडिया में आए हैं उन्होंने नाटो का, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन मिशन सी गार्जियन जो मिशन था मेडिटेरियन सी में, ऑपरेशन अटलांटा जो है, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स EU नेवफोर सोमालिया, इन सभी में, अरेबियन सी में, इन सभी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ओके, कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें इंडिया और जर्मनी में तो 16 ईयर्स तक एंजेला मर्केल जो है वो वहाँ की चांसलरशिप रही और प्रेजेंट टाइम में जो नए चांसलर वहाँ के अपॉइंट हुए हैं जर्मन गवर्नमेंट में दिसंबर 2021 में, अब उनके हमारे जो भी रिलेशन है वो कैसे होंगे। हालांकि जैसे ही नए चांसलर बने हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनके साथ में मीटिंग, मतलब एक तरीके से डिस्कशन किया और बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर इंडिया और जर्मनी जो है वो कोऑपरेशन के साथ में मिलकर के काम करेंगे कुछ कॉमन चैलेंज को लेकर के, जैसे कि क्लाइमेट चेंज। COP26 की मीटिंग हुई, उसमें इंडिया ने अपना टारगेट डिसाइड किया है और पहले भी इंडिया और जर्मनी ने बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर फोकस करने की कोशिश की है, जैसे कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे और इसी को लेकर के जो महाराष्ट्र में जो हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसमें जर्मनी जो है वो हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कोऑर्डिनेशन की बात हो गई, कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर इंडो पैसिफिक एरिया को फ्री एंड फेयर रखने के लिए हम कैसे काम करेंगे, इन सभी की बात इस आर्टिकल में की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 पर, यहाँ पर फर्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो, अमर जवान ज्योति जो फ्लेम को मर्ज किया गया है उसको लेकर के कांग्रेस लीडर ने बोला है कि ये जो भी इटरनल हमारी फ्लेम थी इसको आप जो मूव किया है आपने, इससे हमारी हिस्ट्री को आप इरेज कर रहे हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखो, एक सेकेंड, छत्तीसगढ़ के जो सीएम है और राजस्थान के जो सीएम है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि जो भी आप अमेंडमेंट ला रहे हो वो स्टेट की पावर को डाइल्यूट करोगे। इससे आईएएस कैडर जो रूल्स हैं उनमें आप पुशबैक कीजिए, जो भी आप नए अमेंडमेंट लाने की कोशिश कर रहे हो उन चेंज को मत कीजिए, जो रेगुलर चलता आ रहा है उसी में कुछ ऐसी पावर इंक्लूड कीजिए ताकि जो स्टेट्स की पावर है वो भी डाइल्यूट ना हो और जो सेंट्रल पावर गवर्नमेंट है उनके भी सारे जो वर्क्स हैं वो कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यूनेस्को टैग दिलवाने की कोशिश की जा रही है मेघालय में जो रूट ब्रिजेज हैं उनको। इसके लिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जो रूट ब्रिजेज हैं, लिविंग रूट ब्रिजेज, उनके लिए कुछ ग्रीन रूल्स लाने की कोशिश की है ताकि इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग दिलवाया जा सके। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसको कब बनाया गया था, कब इसको कंस्टिट्यूट किया गया था और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसलिए भी न्यूज़ में रहा कि इसकी फर्स्ट विमेन इसकी डायरेक्टर बनी धरती बनर्जी। ओके, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहां पर देखो, हर्षवर्धन श्रृंगला जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने अभी प्रेजेंट टाइम में जो अबू धाबी में अटैक हुआ, इसके अलावा ब्रिटेन में एक अटैक देखने को मिला, उसको लेकर के उन्होंने बोला है कि ग्लोबल कोऑपरेशन जो टेररिज्म है उसको लेकर के ग्लोबल कोऑपरेशन नहीं देखने को मिला, जिसकी वजह से ही जो टेररिज्म है उसको आज तक हम कॉम्बैट नहीं कर पाए हैं। अब अगर सभी कंट्री मिल करके ग्लोबली लेवल पर कोऑपरेशन इसमें शो करें तो ये जो टेररिज्म है उसको हम इजीली काउंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे देखो एक न्यूज़ है कि यूपी में एक डेड पर्सन, मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है, उसको सेकेंड डोज दी गई है। मतलब उसके लेकर के डाटा जो नंबर, नाम जो है, जो रजिस्ट्रेशन जो है, जो अप्रूवल किया गया, जो भी नाम उनके ऑफिशियल नाम चढ़ाए गए, तो उसमें बोला गया है कि जो मतलब जिस पर्सन की डेथ हो चुकी है उसको लेकर के इस तरीके के डाटा आए हैं कि उसको सेकेंड डोज दी गई है। तो इससे एक बात पता चलती है कि जो हमारे वैक्सीनेशन के जो डाटा हैं वो क्लियर होने चाहिए। देखो, हम ये देखते हैं कि बहुत सारे एरिया में कुछ हेजिटेंसी देखने को मिलती है जहाँ पर लोग वैक्सीनेशन के लिए अपना अप्रूवल नहीं देते हैं, उनको लगता है कि वैक्सीनेशन हमें अप्लाई नहीं करवानी है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो उनके मन में भ्रम पैदा करती हैं कि जब इस तरीके की डाटा सामने आते हैं कि डेड पर्सन को ही आपने सेकेंड डोज दे दी, इसके बेसिस पर आपको क्या लगेगा? ये लगेगा कि देखो जो भी वैक्सीनेशन है उनको लेकर के एक क्लियरली जो भी काम होना चाहिए था वो नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर देखो, जम्मू एंड कश्मीर वाला जो हमारा एरिया है, हिमाचल वाला एरिया है, वहाँ पर एप्पल का प्रोडक्शन होता है। लेकिन अभी कुछ टाइम से हमारे जो भी वहाँ के जो भी एप्पल ट्रेडर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा था, क्योंकि हमारे इंडिया में ईरान की तरफ से, ईरान से इलीगल तरीके से ट्रेड किया जा रहा था एप्पल का, जो
मतलब काफ़ी ज़्यादा चीप प्राइस में वो इंडिया को अवेलेबल हो रहा था, जिसकी वजह से जो जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल वाले एरिया के जो ट्रेडर हैं, एप्पल ट्रेडर, उनको नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो उन्होंने अब सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि जो भी हमारा लोकल फ्रूट है उसको अगर हम प्रोड्यूसिंग उन ट्रेडर्स को अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर 100% ड्यूटी लगाए अगर बाहर से कोई भी एप्पल हमारे इंडिया में आ रहा है तो ओके, ताकि जो हमारे लोकल पॉपुलेशन है उसको इसका फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 11 पर, फॉरेन पेज पर, रशिया और यूक्रेन जो इशू है, हमें पता है काफ़ी ज़्यादा इशू, टेंशन इशू प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। इसको लेकर के यूएस की तरफ से जो डिप्लोमेट्स हैं और रशिया के जो डिप्लोमेट्स हैं उन दोनों की मीटिंग होती है। इन दोनों की जो मीटिंग है उसमें ये डिस्कशन होता है कि देखो वॉर नहीं होना चाहिए और वॉर होना भी नहीं चाहिए। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो वॉर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ। देखो उसमें कोई कंक्लूजन तो निकला नहीं कि वॉर नहीं हो सकता, लेकिन इसमें ये बोला गया है कि देखो जो रशिया है वो ये चाहता है कि यूएस जो है वो लिख करके ये बात बोले कि हम जो है वो नाटो को एक्सपेंड ना करेंगे, यूक्रेन को अपने अंडर ना लेकर के आएंगे, नाटो ऑर्गेनाइजेशन में सम्मिलित ना करेंगे, और यूएस इस चीज़ के लिए राजी है नहीं। इसी को बेसिस पर ये जो कंक्लूजन है, ये जो रिजल्ट है वो सामने नहीं आ रहा है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो देखो रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर वॉर होती है तो हमारे तो रिलेशन जो है वो यूक्रेन के साथ में भी अच्छे हैं और रशिया के साथ में भी अच्छे हैं। यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है यूएस और जो यूरोपियन कंट्रीज़, और यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में भी हमारे रिलेशन बेहतरीन है। तो अगर वॉर होता है तो हमें जो है, अगर हम एक तरफ भी इन्फ्लुएंस होते हैं तो दूसरी तरफ से हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे कि रशिया जो है वो इस वॉर में चाइना का साथ लेने की कोशिश करेगा और चाइना साथ देने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि चाइना अगर ये चाहेगा कि अगर रशिया के साथ वो जाता है तो वो रशिया को एक तरीके से काउंटर कर सकेगा कि आप इंडिया को जो भी डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करा रहे हो वो ना करवाओ। इसके लिए इंडिया को नुकसान होगा। दूसरा, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनका ध्यान जो अभी प्रेजेंट टाइम में इंडो पैसिफिक वाले एरिया पर है या फिर एशियन कंट्रीज़ पर है, वो उनका जो एक तरीके से जो उनका इंटेंशन है, जो उनकी बिल्कुल एक तरीके से जो आई साइट है वो फोकस रहेगी यूक्रेन और रशिया वाले पार्ट के ऊपर। इससे क्या होगा, चाइना इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता है। चाइना तो चाहता है कि इस एरिया में जो अदर कंट्रीज़ हैं उनका इन्फ्लुएंस कम से कम हो, ताकि यहाँ पर जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं उनको मैं अपनी जो भी पॉलिसीज़ है उनके अंडर करके उनको अपने अंडर क्रिएट कर सकूँ। ओके, इंडो पैसिफिक वाले एरिया को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए हमें पता है कि यूएस यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे ओकस ग्रुप उसने बनाया, इसके अलावा जो क्वेड ग्रुप है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो अगर यूएस यहाँ पर इन्वॉल्व होता है तो उसकी वजह से इंडो पैसिफिक वाले एरिया पर फोकस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से चाइना का जो डोमिनेंस है वो क्रिएट होगा। दूसरा, इंडिया के साथ में जो बॉर्डर रिलेशंस है, बॉर्डर टसल जो है, बॉर्डर इशू जो है, वो चाइना के साथ में और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती हैं अगर ये वॉर होता है। तो इस वॉर की वजह से इंडिया को तो नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर रशिया की तरफ हम इन्फ्लुएंस होते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए तो यूएस की तरफ से हमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिल सकते हैं। तो इंडिया को दोनों तरफ से नुकसान है। तो इसके लिए इंडिया तो हमेशा ये चाहेगा कि वॉर ना हो। इसमें क्या हो कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनको जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी बैक कर रहे हैं, वो मिल करके बैठ करके डिस्कशन करें, क्योंकि हमने ये देखा है कि वॉर से कभी भी रिजल्ट नहीं निकला है। जो हमारा वेस्ट एशिया है, ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला वाला रीजन है, हम वहाँ देख रहे हैं कि यमन में जो इशू है पिछले 7 साल से वहाँ पर वॉर चल रहा है। सऊदी अरेबिया वहाँ पर अटैक करता है, यमन में जो हैती रिबल्स है वो काउंटर अटैक करते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला है। लास्ट में यही बोला जाता है कि डिस्कशन हो, वो सारे कंट्री जो बैक करते हैं इन कंट्रीज़ को, पुश करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, उनके बीच में भी डिस्कशन हो, ताकि जो रिजल्ट है वो निकल सके और वॉर जैसे इशू देखने को ना मिले। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।